वेक्टर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स में वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, कैसे हम उसको यूटिलाइज करें, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग इस पर डिस्कशन पे, ये डिस्कशन का हिस्सा है आज हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे एक बात डिस्कशन करें, जैसा हम लोग जान रहे होते हैं फिजिक्स की जब बात आ रही होती है तो बड़ा क्लियर कट है कि यही एक ऐसा साइंस का पार्ट है जो पूरे तुम्हारे डेली लाइफ में दिख रहा होता है। अब रही बात कि उन सारी चीजों को समझने के लिए, तो अनडाउटेबली जो समझने वाली चीजें हैं जब हम उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं, तो जब हम उसके साथ मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं और मैथमेटिकल कुछ मेजरमेंट लेते हैं तो चीजें कुछ ज्यादा समझ में आ रही होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तौर पे हम लोग ये देखें कि फिजिक्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको इस मेजरमेंट में हेल्प कर रही होती है, फिजिक्स के नेचुरल फिनोमेना के मेजरमेंट को लेकर के हेल्प कर रही होती है। तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैथमेटिक्स से आ रहा होता है। एक पार्ट आ रहा होता है वेक्टर्स का और दूसरा पार्ट आ रहा होता है आपके कैलकुलस का। एक वेक्टर की पार्ट आ रही होती है और एक दूसरी पार्ट आ रही होती है कैलकुलस की। मतलब यूं कहें कि जो एक फिजिक्स का एक कंसेप्चुअल यानी कि जो एनालिसिस होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ये दो जो एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस से आप फील कर पाते हो कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। बट जब आप उसको मेजरमेंट से रिलेट करते हो, एज फॉर एग्जांपल सिंपली ये सोचो आप कि लेट कार इज मूविंग फास्टर देन अ बाइक। क्लियर है, हम इसको क्वालिटी वाइज समझ रहे हैं कि वो फास्ट चल रहा है। बट जब हम उसके मेजरमेंट की बात करेंगे, जब तक हम यहां मेजर करके ये ना दिखला दें कि कार 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और बाइक आपकी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तब तक शायद हम उस बात पे कंक्रीट ना हो पाए। तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उन सब की चर्चा इस दो तरीके से होती है। एक उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है, दूसरी उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। यही चीज आगे चल करके तुम्हारे प्रिपरेशंस की भाषा में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के रूप में कहा जाता है। एग्जैक्टली यही चीज है। और बच्चों का एक रुझान हो जाता है न्यूमेरिकल्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स बना लिया, इट मींस वो समझ लिया कि उसकी फिजिक्स अच्छी हो गई। बिल्कुल नहीं, पहले आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, फिर आप देखें कि कैसे उसके साथ हम मैथमेटिकल उसको अटैच करते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये वेक्टर और कैलकुलस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को कैसे आप क्वांटिटी के साथ क्लब करते हैं, इट इज द वेक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके सहारे आप न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे जा रहे होते हैं। बहुत तो चीज ऐसी फिजिक्स में आपको दिखेगी कि आप समझदारी आपकी आ गई, आप समझ चुके हैं, बट आप उसको मेजरमेंट में जब ले जा रहे हैं तो नहीं हो रहा। बहुत तो प्रॉब्लम बच्चों का इस तरह का चीज आ रहा होता है कि सर हम समझ तो गए बट हमसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हमारा अब आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज को आपको इजी करना है कि आप कैसे अपनी समझदारी को मैथमेटिकली रिलेट कर रहे होते हैं। तो अब हमारा पहला पार्ट है वेक्टर्स पे। अब हम लोग यहां पे समझते हैं कि वेक्टर्स में है क्या। एज किसी भी बुक को आप उठाओगे उसमें डेफिनेशंस के रूप में आपको मिलेगा कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, दैट इज द वेक्टर्स। बट नहीं, अब हम इस डेफिनेशंस को थोड़ा सा सही करें, थोड़ा सा इजी करें और सोचें कि क्या वेक्टर क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर क्वांटिटी है, या ऐसी क्वांटिटी जिसको समझने के लिए डायरेक्शन लगाना पड़े वो वेक्टर है। मतलब हम क्वांटिटीज की चर्चा पहले करें और उस क्वांटिटी को समझने में ये फील करें कि क्या हम इसके साथ डायरेक्शन लगाएं या ना लगाएं, उचित है या ना है। बिना डायरेक्शन लगाए हुए उसकी बात हमको हमारे ब्रेन में पूरी परसेप्शन हो जा रही है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शंस, दैट इज द स्केलर, एंड दोज व्हिच रिक्वायर द डायरेक्शन, दैट इज द वेक्टर। जैसे सिंपली एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, लेट अगर हम अभी आपसे पूछें कि आपका वजन क्या है या आपकी मास क्या है, अब बड़ा क्लियरली बोलोगे 50 kg 60 kg। क्या आप उसके अंदर ऐसा लगाओगे कि 60 kg ईस्ट के तरफ या 60 kg 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ, ऐसा आवश्यकता नहीं फील हो रहा है। इट मींस कि जब हम मास की चर्चा कर रहे हैं डायरेक्शन नीड नहीं है, तो व्हाई दिस वन इज मास एज स्केलर क्वांटिटी। सेम टाइम अगर हम तुमसे पूछ लें कि वक्त क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, लेट, तो आप जो भी टाइम बताओ, सपोज एट 6 PM, क्या नीड है कि 6 PM टुवर्ड एक्स एक्सिस, 6 PM टुवर्ड 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ? नहीं है, डायरेक्शंस नीड नहीं है, दैट इज द स्केलर।
और जो डायरेक्शन नीड है। सेम दूसरा कमांड सोच लो आप, अगर हम कहें कि आप बैठे हो और यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द बुक पुट बिहाइंड यू, तो क्या आप वो 10 न्यूटन लगा देंगे? अगर आप वो 10 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं, इट मींस कि आप सोच नहीं रहे। आपके दिमाग में सबसे पहला बात आएगा कि 10 न्यूटन लगाना तो है, बट लगाएं किधर? आपको हम डिस्प्लेस होने के लिए कहें कि आप 5 मीटर चले जाइए, तो क्या आप 5 मीटर चल दोगे, या तुरंत तुम हमारे से क्वेश्चन कैरी करोगे कि नहीं सर 5 मीटर चलें, बट इन विच डायरेक्शन? तो जहां भी तुम्हारे कॉमन सेंस से ब्रेन में हिट करता है कि नहीं बिना डायरेक्शन लगाए ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर। और जिस क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन लगाए समझ लेते हैं, दैट इज द स्केलर। ये याद नहीं करना है कि वेक्टर का ये लिस्ट है, वेक्टर में ये क्वांटिटी है और स्केलर में ये क्वांटिटी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप फील करो, जब क्वांटिटीज की बात डिस्कशन करते हो आप वहां पे फील करो कि क्या बिना डायरेक्शन लगाए हमको पूरी बातें समझ में आ जा रही है, दैट इज द स्केलर। और डायरेक्शन लगा करके दैट इज द वेक्टर। आप सिंपली सोचो ना, आप मार्केट जाओ, मार्केट से सपोज दैट कि 5 kg आपको कुछ मटेरियल्स परचेज करना है, दुकानदार को क्या 5 kg दैट मटेरियल के साथ डायरेक्शन बोलोगे क्या कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप दे दीजिए? नहीं बोलोगे, नीड नहीं है। तो दैट इज दैट 5 kg के साथ डायरेक्शन लगाना नीड नहीं है, इट्स द रीजन कि दैट इज द स्केलर। तो आपको कुछ नहीं, कॉमन सेंस से सोचना है, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द वेक्टर। नो डायरेक्शंस नीडेड, स्केलर, डायरेक्शन नीडेड, दैट इज द वेक्टर। तो हम सबसे पहला बात यहां पे सोच लें कि वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which need directions for their complete definition named as vector। मतलब हमने यहां पे डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। आप बुक को उठाओगे, आप बुक में लिखा का दोस्त क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, वहां से एक परसेप्शन ये बनता है कि क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑलरेडी है। क्यों है ये मैटर नहीं कर रहा है। हम यहां सोचें, अपनी समझदारी से सोचें कि क्या हम क्वांटिटी की चर्चा कर रहे हैं और डायरेक्शन लगाएं। अगर लगाना है तो दैट इज द वेक्टर, नहीं लगाना है दैट इज द स्केलर। अब इसके सारे, अब तक तुम जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में जानते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली फील करो और सोचो कि क्या डायरेक्शन लगाएं। एक और एग्जांपल आप सोचो, जैसे आप चॉकलेट्स खाते होगे, चॉकलेट्स आइसक्रीम, सबके रैपर्स पे एनर्जी लिखी हुई होती है कि आप ये चॉकलेट खाएंगे आपको 50 कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। क्या आपने कभी उस रैपर पे देखा कि 50 किलो की एनर्जी आप पूर्व की तरफ करके खाएंगे फिर मिलेगा और पश्चिम की तरफ खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा? डजंट नीड कि हम इस एनर्जी के साथ डायरेक्शन शो करें। तो इट द रीजन आपको कुछ नहीं, कॉमन सेंस से फील करना है, डायरेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है। नहीं लगाना है स्केलर है, लगाना है वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, ये तो इसकी वेक्टर की क्वालिटी हुई। अब हम इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे, सोचेंगे कि हम इस वेक्टर को हैंडल करने के लिए हमको क्या क्या चीज जानना है और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर पाए। और बड़े आसानी से आप फील कर पाओगे कि क्या वेक्टर्स जिस क्वांटिटी में डायरेक्शंस है वो आप फील कर पाओगे। इसमें हम 4 स्टेप्स को देखें। इसमें 4 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशंस। सेकंड स्टेप इसकी आएगी एडिशंस। थर्ड स्टेप्स दैट इज सब्सट्रैक्शन। And fourth one is multiplication. जनरली बच्चे इस बात को सिर्फ समझते हैं कि एडिशन करते कैसे हैं। हम सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे इस बात पे जोर ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि फिजिक्स में हम इसको यूज कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे ऐड करें, कैसे और क्यों। वाई हम ऐसा क्यों ना करें कि ऐड करना है तो जैसे हम स्केलर 2 + 3 5 करते हैं तो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्या ऐसा होता है जो कि उसको देखा जाए। तो अब हम लोग 1 by 1 आते हैं रिप्रेजेंटेशंस।
तो बड़ा क्लियर कट तरीके से सोचो आप सपोज दैट कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और या फिर आपको साइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर हम कहें कि आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको बतलाना है कि हमको किसी एक पर्टिकुलर है, क्या जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आइडिया नहीं होगा? क्या उसको भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आइडिया होगा? और अगर हम उसको कहें कि जरा भाई ईस्ट का डायरेक्शन दिखाओ, वो आराम से ऐसे नहीं दिखाएगा, बल्कि वो एक एरो बना देगा, ईस्ट का डायरेक्शन में एरो बना देगा। इट मींस क्लियर कट है कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, इट मींस कि वी आर यूजिंग द एरो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन एक एरो से होगी, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, बाय एन एरो, एक एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां पे क्लियर है कि वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों है, एरो से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि जब कभी भी सपोज दैट, जैसे अगर हमने एक अल्फाबेट लिखा ए और लेट इसके ऊपर हमने एक एरो बना दिया, तो अभी सपोज दैट अगर हम इसको ये पढ़ें तो इट इज ए, बट अगर हम इसको ये पढ़ें इट इज वेक्टर ए, ये सिंबल है, इट इज द वेक्टर ए। इट मींस एज यू आर पुटिंग एन एरो ओवर द अल्फाबेट, सर्टेनली आप सोचो कि वो अल्फाबेट क्वांटिटी जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दैट वन इज विद द एरो। कुछ बुक्स वगैरह आप देखोगे, जैसे मान लो कि अगर आप इरोडोव की किताब बनाते हो या फिर रेस्निक हैलिडे बनाते हो, तो वहां पे कहीं कहीं पे वहां पे एक अलग टाइप का नोटेशन इस्तेमाल किया है, बोल्ड लेटर, यानी कि कहीं पे बोल्ड लेटर से ए को थोड़ा बोल्ड कर दिया तो आप समझ लो कि वो वेक्टर है। ऐसी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, बट वो चीज जब आप प्रॉब्लम बनाने में आएगा तो देखा जाएगा। बट अभी यहाँ पे ए इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। अब क्लियर है कि इस वेक्टर ए में दो चीजें होंगी, एक उसकी मैग्नीट्यूड होगी, दूसरा उसका डायरेक्शन होगा। तो अब एक दूसरा सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस वन इज, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर। इट इज व्हाट? मॉड ऑफ वेक्टर ए। इट इज प्योरली फॉर द मैग्नीट्यूड। और एक सिंबल और इस्तेमाल होता है, इट इज ए कैप। इट इज फॉर डायरेक्शंस। इट इज फॉर डायरेक्शन। इट मींस वेक्टर ए इज होल्डिंग दिस टू थिंग्स। इट मींस वेक्टर ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। साधारण ढंग से अगर आप इसको साधारण भाषा में समझें तो जैसे मान लें कि अगर हम यहां पे कहते हैं वेक्टर फोर्स एक वेक्टर है और इट इज 10 न्यूटन ईस्ट। क्लियर? बेधड़क तरीके से आप बोलो कि अगर आप ये 10 न्यूटन ईस्ट है, इट मींस वेक्टर एफ इज का मॉड जो है इट इज 10 न्यूटन, और ये एफ कैप जो है इट इज ईस्ट। This term is representing the directions and this term is representing the magnitude. It is the representation. ये representation से concerned चीजें हैं। अब रही बात कि arrow putted over an alphabet is representing the quantity about which we are talking is the vector. But अगर actually में हमको इस vector को represent करना है तो हम सीधा क्या करें? Let me make a frame as like this. It is north, it is south, it is east, it is west. Now, 10 Newton east. It means you have to draw an arrow in the east direction. This one is, एक arrow आप draw करो, ये 10 Newton east होगी. This one is representing the F1 vector. Clear? अगली बात, अगर आप इसी सवाल पे, इसी फ्रेम पे अगर आप एक दूसरा वेक्टर F2 वेक्टर रिप्रेजेंट करने जाएं और दैट F2 वेक्टर इज 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जरा सोचो आप, 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इट मींस इसी फ्रेम पे आपको एक दूसरा फोर्स भी दिखलाना है और वो फोर्स 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का है। तो जिस एरो से आपने 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट किया था, क्या उतने ही लेंथ का एरो आप 20 न्यूटन के लिए इस्तेमाल करोगे आप, या बड़ा? तो ऑब्वियस है कि वो आपको बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा।
डबल लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब इस डायरेक्शन में है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है और 30 डिग्री पे जाना है, और उसकी लेंथ हो जाएगी इसकी डबल, इट इज 30, एंड दिस वन इज F2 वेक्टर। तो आप क्लियरली समझ लो कि आप एक वेक्टर को जब आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें एरो के साथ दो चीजें कंसर्न आएंगी, एक एरो की लेंथ आएगी और एक एरो का डायरेक्शन आएगा। तो एरो की लेंथ सीधे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और एरो का डायरेक्शन ही वेक्टर का डायरेक्शन हो रहा होगा। और बड़ा क्लियर तरीके से आप ये ध्यान जानते हैं कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिग्री का सहारा लेते हैं, एंगल्स का। तो आप डिग्री के सहारे आप उसका डायरेक्शन शो कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये सोच लो, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड हो गया, ये वाला पार्ट डायरेक्शन हो गया। तो इट इज व्हाट F2 का मॉड, एंड दिस वन इज, तो ये इट इज द फर्स्ट पार्ट इन विच यू आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। कहीं कहीं पे फ्रेम आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ना होकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होगा, तो जैसी फ्रेम होगी आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको दिखलाएंगे। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ आवर सेकंड स्टेप इज एडिशंस। अब हम लोग एडिशंस पे आए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। सबसे पहला बात हम लोग यहां पे समझें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऐसा कहना क्या जरूरी है। एडिशन तो एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, हम वेक्टर्स की एडिशन क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लो, आप साधारण ढंग से मान लो कि अगर कोई एक बॉडी है एज दिस, and two forces are applied over it. One force is 20 Newton in this direction and another force is 10 Newton along this direction, same direction. हम यहां पे अभी सबसे पहला फोकस ये करना चाह रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हम एडिशन ऑफ वेक्टर क्यों कहने जा रहे हैं। एडिशन तो एडिशन है, हम एडिशन ही क्यों ना कहें उसको। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसा स्पेशल है वेक्टर को ऐड करने में। तो ये बड़ा आसानी से फील कर सकते हो। इट इज द केस second case, same body, this one is 20 Newton and this one is 10 Newton. Same third case, it is 20 Newton and it is 10 Newton. These three cases are same body, same forces, 20 Newton और 10 Newton का। अगर हम यहां पे वेक्टर के अगर हम एडिशन, सिंपल एडिशन कहें तो आंसर इन ऑल दीज थ्री केसेस शुड बी 30। 20 और 10 लगा है तो ये 30 न्यूटन का है, ये 30 आप। बट अगर आपसे हम कॉमन सेंस से बात करें, सपोज दैट कि साइंस से हट जाए, कॉमन सेंस लगाएं, तो आप ये सोचो कि एक बॉडी पे ये दोनों फोर्स एक ही तरफ लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा तेजी से भागेगा, इस पे फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। इस केस में क्लियर है कि एक हाथ तुम्हारा कोई आगे खींच रहा है, दूसरा पीछे खींच रहा है, तो तुम्हारी फोर्सेस काउंटर हो गई, कम हो गई। इस केस में कुछ और ही आएगा। तो ये पहला तो ये परसेप्शन ले लें कि अगर हमने दो फोर्सेस लगाया है, उन दोनों फोर्सेस की नेट इफेक्ट क्या आएगी। ये बात जानने में हमको निश्चित तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि वो दोनों फोर्सेस लग किस डायरेक्शन में रहा है। इसका मतलब किसी दो फोर्सेस का नेट इफेक्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन एक है तो बड़ा क्लियर, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। उल्टा है, घटा लें। बट किसी और डायरेक्शन में दोनों लग रहा है तो इन दैट कंडीशन अलग इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये बात हम तो फील कर पा रहे हैं इस एग्जांपल के सहारे कि हम दो वेक्टर्स की अगर नेट इफेक्ट जाननी है तो हम सिंपली स्केलर की तरह उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ये करना बिल्कुल गलत होगा। ऐसा अगर आप करोगे तो वो गलत होगा। तो इट इज द एक एग्जाम्पल हमने देखा। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम आपको बतलाएं। ये अभी सबसे पहला एडिशंस निकालते कैसे हैं, एडिशन के फार्मूला को जानने से पहले हम ये जाने कि एडिशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। उस इंपॉर्टेंस को समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग उस चीज को देख लेंगे। सेकंड, जैसे मान लो कि लेट आप यहां पे खड़े हो और आप फर्स्ट स्टेप में 10 मीटर आप ईस्ट मूव कर गए, 10 मीटर ईस्ट। आफ्टर देन you moves for further 5 meter in the direction 30 degree north axis, 5 मीटर। यानी अब ये आपके पास इस तरीके से 30 डिग्री। इट इज द पॉइंट, आप O से चले, पहले A पे आए और फिर फाइनली आप B पे आए। अब अगर हम पूछें आपसे कि एक्चुअली में आप चले कितना,
बेधड़क बोलोगे आप 15 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर इधर चले, 5 मीटर इधर चले, यानी कि आप 15 मीटर चले। बट लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप एक्चुअली में अपने पोजीशन को कहां से कहां तक बदले, तो आपकी पोजीशन बदली है ओ से बी, ओ से बी पोजीशन बदली है, यानी कि ये आपका पोजीशन में बदलाव है। दैट विच टर्म्स इज नेम एज डिस्प्लेसमेंट। निश्चित तौर पे आप 9/10 के लेवल पे आप जानते होंगे। क्या ये दूरी आप 15 मीटर कर पाएंगे? सिंपल तरीके से आप सोचिए कि दिस डिस्टेंस विल बी 15, नॉट, इट इज नॉट 15, और तय है कि वो 15 से कम है। तो अब जो ये इफेक्ट है, यानी कि आपके इस मूवमेंट और इस मूवमेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट है, दैट वन इज ओबी, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट। तो अब आप इसको, इसका मतलब है कि अब आप इस और इस मूवमेंट को वेक्टोरियली ऐड करके वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो एज आई फील कि आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि वेक्टर एडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर एडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम वेक्टर को ऐड करने के लिए कोई एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। क्लियर? अब हम दूसरा बात सोचें कि वेक्टर का एडिशन का इंपॉर्टेंस तो समझे, अब बात आई कि वेक्टर एडिशंस को हम दिखलाएं कैसे और उसकी मेजरमेंट कैसे लें। तो इस मेजरमेंट को समझने के लिए बड़ा आसान सा चीज है, जो 9/10 के ग्राउंड पे आप ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री जानते हो, आप उसका इस्तेमाल करो, आपको आराम से मिल जाएगा ये चीज। वेक्टर एडिशन नाम का कुछ है ही नहीं, आप सिंपल तौर पे आप उसको इस्तेमाल करो, दिखेगा। उसमें हम दो चीज अभी आपको फोकस कर दें, उस चीज को थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें, सो दैट कि हमको इसको आगे कैलकुलेशन में आसान हो। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज थीटा। जस्ट हम एक रिकॉल कर रहे हैं 9/10 वाली चीजों को। आप, इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेनस। साइन थीटा, दैट वन इज p by h, cos थीटा, दैट वन इज b by h, tan थीटा, दैट इज p by b। एक इस बात को आप ध्यान रखें जिसका इस्तेमाल होगा। दूसरा, आप कुछ कॉमन एंगल्स उसको इस्तेमाल करें। एंगल्स जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोचो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, सो ऑन। जैसे ये साइन 30 भी हाफ, √3/2। और ऑब्वियस है कि आप किसी एक का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जानेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दूसरा निकालेंगे उसका। और ये चीजें आपकी 9/10 के लेवल पे क्लियर है, जिसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम कैसे उस चीजों को निकाल पाए। तो बड़ा प्रोमिनेंटली आप अगर जो लोग भी वेक्टर्स को बुक में पढ़ते होंगे, उसमें आप एक चीज देखते होंगे कि वेक्टर का दो लॉ बताया जाता है, वेक्टर एडिशंस का, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। व्हाट इज दिस पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ? जैसा हम आपको पहले भी बताए हैं कि फिजिक्स की चीजें आप कॉमन सेंस से लें, और जो वेक्टर है वो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का एक हथकंडा है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करें। वेक्टर एडिशंस का मतलब है नेट इफेक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। क्या इफेक्ट आ रहा है, आप उस इफेक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जैसा हमने दो एग्जांपल बताया आपको, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है क्या, जैसे हम सिंपली कहें, अभी जस्ट हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप इस बात को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए, मान लो ये 10 मीटर ईस्ट था, मतलब पहले बॉडी 10 मीटर ईस्ट गया। उसके बाद वेक्टर बी, लेट इट इज 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेट दिस 2 स्टेप, 2 स्टेप्स में किसी का मूवमेंट है। हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इट इज दिस, ये 10 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, इट इज दिस, इट इज द ओ, इट इज ए, इट इज बी। आप दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर हम इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज वेक्टर बी, तो आप सोचो इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो कंबाइंड इफेक्ट तो यही है ना, यानी आपका जो नेट इफेक्ट है वो तो यही है। तो ये जो नेट इफेक्ट है यही तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। जो नेट इफेक्ट है वही तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। एंड इट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्यों भाई? क्योंकि ये ट्रायंगल बना के दिया, और कोई लॉजिक ही नहीं है। ट्रायंगल लॉ इसलिए क्योंकि आप सोचो कि इस दो वेक्टर को आपने ऐड किया,
और तीसरा आपने ज्वाइंट किया तो इट इज फॉर्मिंग ए ट्रायंगल, इट द रीजन व्हाई इट इज टेलिंग एज द ट्रायंगल लॉ। एक एग्जांपल आपने लिया, दूसरा एक एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया उस पे भी, यानी अब आप इसको कह सकते हो ट्रायंगल लॉ। इट इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ। सेकंड आप सोचो, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे आप यही ले लो, लेट इट इज अ ब्लॉक, ए फोर्स F1 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। या फिर सिंपल तौर पे सोचो कि ये फोर्स है F1, ये 20 न्यूटन का एक फोर्स है, इस तरफ लग रहा है, और एक दूसरा फोर्स है ये जो 10 न्यूटन का लग रहा है, और इन दोनों के बीच की एंगल 60 डिग्री है। इमेजिन करो, एक प्रैक्टिकल केस सोचो आप, इट इज द F1 वेक्टर 20 न्यूटन along x एक्सिस, चलो हम इसको x एक्सिस से दिखलाते हैं, along x एक्सिस, और F2 वेक्टर इज 10 न्यूटन along 60 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर? दिखला दिया। अब आप फील करें, सपोज दैट कि इस ब्लॉक के जगह पे आप होते और आप पे 20 न्यूटन की कोई फोर्स लग रही होती, तो आप इसकी तरफ भाग रहे होते। ये नहीं लग रहा होता, सिर्फ 10 लग रहा होता, तो आप 10 के डायरेक्शन में जा रहे होते। आप इमेजिन करो कि अगर ये दोनों ही फोर्स एक साथ लग रहा है, तो आप किसकी तरफ जाओगे? 20 की तरफ जाओगे या 10 की तरफ जाओगे, या कोई और डायरेक्शन पकड़ोगे आप? तो क्लियर है, तुमको वो इमेजिनेशन आ जाएगा। इमेजिन करो ना, आप खड़े हो, आपका एक दोस्त इधर खींच लिया, दूसरा दोस्त इधर खींच लिया, तो क्या आप बीचों बीच जाएंगे? ऐसा नीड है? जो 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, आपकी इंक्लिनेशन उसकी तरफ ज्यादा होगी, और जो जिसका फोर्स कम है उसका कम होगा। अगर दोनों दो बराबर बराबर होता तो हम बीचों बीच चले जाते। तो ये एक लॉजिक सिंपली आप जब इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्लियर है कि इस केस में आप जब फील करोगे तो आप अपने आप को डायगोनली भागता हुआ देखोगे। तो डायगोनली भागता हुआ देखोगे तो कुछ नहीं करें, लेट वी कंसीडर एज दिस, इट इज दिस। इस 20 और इस 10 का नेट इफेक्ट ये है, यानी कि अगर आपने ये F1 लिखा, ये F2 लिखा, तो निश्चित तौर पे ये फोर्स हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर आएगा। इन दोनों फोर्सेस की नेट इफेक्ट ये है। और अब आप जरा शेप चेक करो, ये शेप क्या है? इट इज द पैरेललोग्राम। इट द रीजन व्हाई वी आर टेलिंग दिस वन इज द पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ कोई एक बड़ा सा चीज नहीं है जिसके बारे में हम कंफ्यूज करें। सिंपली ये है कि ज्योमेट्री के हिसाब से जब आप एडिशन रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस शेप इज ट्रायंगल एंड दिस शेप इज पैरेललोग्राम, हेंस दिस वन इज इट इज नेम्ड एज पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ। तो अब आप ये आप इसको कह सकते हो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो अब क्लियर कट है कि हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने सीख लिया, वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करने सीख लिया। एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम का सहारा लिया। अब जैसे सोचो आप इस फिगर में, बुक्स वगैरह देखोगे तो उसके अंदर ऐसे एक्सप्लेन किया होगा, व्हेनेवर ए हेड पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज द टेल पॉइंट ऑफ अनदर, देन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड इज द रिजल्टेंट। क्यों याद करें? ये तो हम कॉमन सेंस से फील कर सकते हैं कि 4 स्टेप हम गए, फिर उसके बाद अगला स्टेप गए, तो स्टार्टिंग से लेके फाइनल को कनेक्ट करेंगे, वही नेट होगा। कोई दो आदमी हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा है, हम डायगोनली भागेंगे, वही हमारा नेट होगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बट आप एक बार बुक पढ़ लेंगे, आपको उसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये रही बात आपके पास ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम की लॉ। अब हमारा अगला पार्ट होगा कि अब हमारे पास ये मैटर आएगा कि ये सोचे कि हमने इसकी लंबाई, इस एरो की लंबाई, तो क्लियर है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द 10 मीटर, दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस लेंथ इज ऑल्सो 10 मीटर। तो क्या दिस लेंथ विल बी 20 मीटर? ये तो फिगर में दिख रहा है कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं दिख रहा? नहीं होगा। तो अब हमारे दिमाग में ये सोचना है कि हम सोचें कि ये निकालेंगे कैसे, यानी हाउ मच दिस डिस्टेंस, यानी अब आपके पास इंफॉर्मेशन ये है मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि दैट इज द मैग्नीट्यूड, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट इज 10 मीटर। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज ऑल्सो 10 मीटर। क्लियर? तो अब हमको निकालना है व्हाट इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियरली अब आप सोचो, मीन्स लेंथ ऑफ दिस एरो इज गिवन, लेंथ ऑफ दिस एरो इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एरो। इट इज द सिंपल ज्योमेट्री। आप इस्तेमाल करो जो 9th 10th वाली बात जो हम आपको बतलाया, अभी रिकॉल कराएं, कुछ नहीं करें, हम 20 एक परपेंडिकुलर डाल दें इस पे, लेट दिस पॉइंट इज सी, परपेंडिकुलर डाल दें। और अब जरा सोचो
आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, ACB राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बाहर निकाल ही लेते हैं ऐसे, इट इज दिस ACB, हमने इस ट्रायंगल को यहां पे निकाला है AC और B, this length is already given for you, it is 10 meter and this angle is given as 30 degree. आप सोचो राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल दी गई है, तो क्या दोनों साइड नहीं निकल जाएगा? दोनों साइड आराम से निकाल सकते हो आप जरा सोचो, cos के कंसेप्ट को लगाओ, यानी कि आप cos 30 डिग्री लिखो, cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री, इट मींस आप निकाल के देख लो, ये आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री एंड इट विल बी 10 sin 30 डिग्री। 10 sin 30 it means 5 meter, 10 cos 30 it means 5 root 3 meter. Now अब सोच, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्लियर, it is 5 root 3 meter. This distance is also clear, it is 5 meter. Now focus it, आपको निकालना ये डिस्टेंस AB। तो अब आप फिर से देखें कि क्या OCB एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको? OCB एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल बेस क्या हो गया? 10 प्लस 5 रूट 3 और परपेंडिकुलर कितनी हो गई? 5। तो आप आराम से अब सोचें कि आप OB लेंथ को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस OB लेंथ इज अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 5 रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, सिंपल तौर पे ये आ जाएगा 100 प्लस इट इज 100 प्लस 100 रूट 3 प्लस 75 प्लस 25, 100 प्लस 100 200 प्लस 100 रूट 3, कॉमन ले लो आप 100 यानी कि 10 कॉमन आ गया, दिस वन इज 2 प्लस रूट 3, दिस वन इज द लेंथ ऑफ दिस, इट इज द लेंथ। यानी अब आप इसको आप कह सकते हो, यही चीज जो हो गया, इट इज व्हाट मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B आ गया। अब आप साफ तौर पे देखो क्या ये क्लियर कट तरीके से, ठीक है। तो अब इन दिस कंडीशंस ये यहां पे निकल के आ गया कि इट इज ये 2 प्लस रूट 3, दिस वन इज मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस दिस वन, ये निकल के आ गया कि आपका ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, इट्स लेंथ इज दिस। तो ये तो आपने यहां पे क्लियर कट तरीके से अगर आप सोचें तो आप ट्रायंगल लॉ को फील किया और 9th-10th के लेवल पे आपने जो ट्रिगोनोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको इस्तेमाल किया और ये निकाला। वेक्टर लॉ करके कुछ नहीं है और आप उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला कुछ नहीं है। अब इसी को हम जनरलाइज करें, जनरलाइज अगर कर दें, ये इनकी लेट कि आपके पास ऐसा हो जाए कि अब आपके पास AB, यानी अब ये डाटा ना दे दिया जाए, अब आपको ये ऐसा कर दिया जाए कि यू हैव टू वेक्टर्स having magnitude A and magnitude B and angle between them is theta. Information is this: two vectors having magnitude A and magnitude B and angle between them is theta. Let this one is A, this one is B and this one is theta. This length is given as A, this length is given as B. आप इसको मान लो O, इसको मान लो आप स्मॉल a, इसको मान लो स्मॉल b, और अब आपको निकालना है कि ये लंबाई कितनी है। तो अब डाटा नहीं है आपके पास तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इट इज द पॉइंट C, इट इज B cos थीटा एंड इट इज B sin थीटा। अभी जस्ट हमने उसको डाटा के हिसाब से सॉल्व किया था, अब यहां पे देख लो अब बेस कितनी हो गई इसकी, यानी कि OB को अब हम लोग बड़ा क्लियर तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करके देख लो, आप ये एक्सप्रेशन आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर एडिशंस। आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप मत ना रटें, आप ट्रायंगल लॉ को समझें और जो 9th-10th के लेवल तक आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है आप उसे समझें, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये निकल जाएगा। अब जो इसके अंदर एक दूसरी पार्ट आती है, वो दूसरी पार्ट ये आती है कि
अब जो वेक्टर आया है, यानी कि लेट दिस वन इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है कि आप उस वेक्टर को बताएं कि क्या एंगल बना रहा है। तो एंगल क्या बना रहा है, तो लेट दिस वन इज द एंगल, अल्फा मान लो आप। तो बड़ा फिर से आप वही लगा दो कंसेप्ट, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे निकल जाएगा आपके पास इसकी डायरेक्शन। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। ये ट्रायंगल लॉ से। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ में आओगे तो बिल्कुल वही चीज आएगी। फिर से सोचो आप, जैसे आप इस एग्जांपल को उठाओ, इट इज 20 न्यूटन, इट इज 10 न्यूटन। Certainly property of the parallelogram, it is 10, it will be again 10. This angle 60 degree, again it will be 60 degree. Draw a perpendicular here, again you are getting the right angle triangle. And फिर you have to find out the hypotenuse. आप इसमें फार्मूला अगर लगाओगे तो आ जाएगा रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 दिस वन। इट इज अ वेक्टर एडिशन फार्मूला। बट वेक्टर हम बार बार ये कहें, वेक्टर एडिशन फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आप फील करें। पहला स्टेप्स अगर आप गौर करें, फर्स्ट हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर क्या है, सेकंड हमने उसको रिप्रेजेंट किया, थर्ड हम वहां एडिशन पे आए। एडिशन को समझने के लिए हम लोग ये सोचे कि कैसे पैरेललोग्राम और कैसे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, और फिर हमने उसकी मैथमेटिकल अप्रोच ली है। नथिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस पे। अब हम इस पे, अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करने चले, इसी कंसेप्ट पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करें और देखें कि वो आपको कितना इस तरीके से निकल आता है। जैसे अब आप साफ तौर पे सोचो, अब इसी में आपके पास एक ट्रिकी चीज, हम अगर आपको एक एग्जांपल दें, एक क्वेश्चन आप सोचो, मान लो लेट अ वेक्टर ए इज 20 न्यूटन along x axis. Find another vector having minimum magnitude such that their resultant is along 30 degree to vector A. Now question is this, simple. एक तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड दे दी जाए, एंगल दे दी जाए, आप सिंपली रिजल्टेंट निकालते हो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस सेट देंगे और उस प्रैक्टिस पे आप देख सकते हैं। बट अभी आप सोचें कि ये वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है जो 20 न्यूटन का दिया हुआ है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है जो वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड नहीं दी गई है, और कहा जा रहा है कि आपको एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड मिनिमम हो और रिजल्टेंट उन दोनों का वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री पे हो। तो आप ऐसा करो सिंपली, आप देखो यहाँ पे कितना ट्रिकी। एक्चुअली जेई इसी तरीके से, जेई हो या नीट हो या कोई कंपिटिटिव एग्जाम इसी तरीके से होगा। जैसे अब आप यहाँ पे फील करोगे बेसिकली कि हमारे पास सेकंड वेक्टर है नहीं, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड में मिनिमम मैग्नीट्यूड की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप जितनी चीजें जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करें। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस की तरफ है और 20 न्यूटन का है, यानी कि आप इसको तो दिखला ही सकते हैं। दूसरा वेक्टर आपको नहीं पता है, यानी अनदर वेक्टर हैविंग मिनिमम मैग्नीट्यूड, फाइंड अनदर वेक्टर हैविंग मिनिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम मैग्नीट्यूड का अनदर वेक्टर निकालना है सच दैट देयर रिजल्टेंट इज अलोंग 30 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ए। यानी कि तीसरा बात आपको फिर पता है, रिजल्टेंट पता है। अब तक हम जो सवाल आपको दे रखे थे या फिर जो डिस्कशन कर रहे थे, हमने दो वेक्टर दे रखी थी और रिजल्टेंट निकाल रहे थे। अब आपके पास हमने एक वेक्टर दे दी और दूसरी रिजल्टेंट दे दी, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी नहीं दे रहे हैं। अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे देते तो भी आप सवाल सॉल्व कर लेते। रिजल्टेंट की वैल्यू डालते, यहां पे ए की वैल्यू पता है और आपके पास ये अल्फा पता है, आराम से निकाल लेते। बट
तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि रिजल्टेंट 30 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ए है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ ही है, कितना बड़ा है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बट रिजल्टेंट की डायरेक्शन से क्लियर है 30 डिग्री। अब आप देखो कितना ट्रिकी चीज है और कितना आसानी से ये सॉल्व कर पाओगे। रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, बट कितने बड़े लेंथ का है ये क्लियर नहीं है। अब बात उठती है कि सवाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है मिनिमम मैग्नीट्यूड। मतलब आप सोचो कि अगर दूसरा वेक्टर ये होता तो भी रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ रहा होता, ये होता तो भी रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ रहा होता, ये होता तो भी रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ रहा होता, ये होता तो भी रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ रहा होता, और ये होता तो भी रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ रहा। मतलब हम बहुत सारा ऑप्शंस ले लिए। हमने सेकंड वेक्टर यहां ले लिया B1, B2, B3, B4 एंड B5। इन सारे वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट 30 डिग्री के लाइन पे जा रहा है, बट अब इसमें से ऑप्ट करो अनदर वेक्टर हैविंग मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो जो 5 वेक्टर आपने लिया है B1, B2, B3, B4, आप जरा इमेजिन करो कि किस केस में आपको वो B वाले वेक्टर का लेंथ सबसे कम दिख रहा है। तो ऑब्वियस है आपको B4 दिख रहा होगा, ये बाकी सारी की लंबाई ज्यादा हो रही है। तो क्लियर है कि इस सवाल का जो बात आएगा वो B4 पे आएगा। इस मींस रेस्ट को हम यहां पे मिटाएं और कुछ नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन के सारे ही वेक्टर्स को हैंडल कर लिया। रिप्रेजेंटेशन के सारे ही हम इस वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली। अब सोचो, यानी इट विल बी द केस व्हेन द वेक्टर B will be the minimum as this. It is the resultant. Now this one is angle 90 degree, this one is 30 degree, and this value is known. This value is how much known it is? It is 20 Newton. तो अब सोचो कि राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और आप इसमें ये निकालना चाह रहे हैं, यानी इट इज द पॉइंट O, इट इज द पॉइंट A, इट इज द पॉइंट B, और यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो आप बड़ा आराम से लिख सकते हैं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इज इक्वल टू AB बाय OA. OA is given 20, AB will be equal to 10 sin 30. This one is 5 Newton. It is the answer of this question. और अगर आप उस फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ोगे तो लेंदी हो जाओगे। तो ये एग्जाम्पल देने का बेसिक रीजन ये है कि आप चीजों को समझें बट फॉर्मूलाड ना हो। फॉर्मूलाड अगर आप होते हैं तो आपको परेशानी क्रिएट होगी। हमारा क्लियर कट है, ये मिनिमम है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आएगा, एंड सो दैट इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे।